नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया के एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। राजस्थान 360 चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल जो है आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन और क्लासेस का टाइमिंग यहाँ पर देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर सबसे पहले अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है और अपने गोल को सेलेक्ट करना है जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन को कर रहे हैं। यहाँ पर बेनिफिट्स क्या होते हैं आपको अगर अनअकैडमी से आप जुड़ते हैं तो रेगुलर लाइव क्लासेज अवेलेबल है। उन लाइव क्लासेज में अपने डाउट्स जो है एजुकेटर के साथ में आप क्लियर कर सकते हैं। साथ ही पोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस अनअकैडमी की टीम के द्वारा आपको यहाँ पर करवाया जाता है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपको यहाँ पर अवेलेबल होती है ताकि टाइम टू टाइम जो है अपने आप को इवेल्यूएट कर सके, और अनलिमिटेड एक्सेस। जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सभी एजुकेटर्स को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज को आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। प्लस वो फ्री कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो प्लस कोर्स में जहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल होते हैं, वही ये सारी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल नहीं होती हैं। उसके अलावा प्लस में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम 24 आवर्स में से कभी भी जो है पढ़ने की जो है अनुमति, और उसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इकोनॉमिकली अगर वीक हैं तो उसके लिए यहाँ पर अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो हर संडे की शाम को 4 बजे होता है। फर्स्ट रैंकर को 100% स्कॉलरशिप है, वही सेकंड व थर्ड रैंकर को 50%, और 4 से 25 रैंकर को जो है 25% स्कॉलरशिप यही मिलती है। प्लस वो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलता है, और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर फ्री अवेलेबल है। कुछ न्यू टेस्ट सीरीज है यहाँ पर आरपीएससी, एसआई व आरएस के लिए, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ न्यू बैच कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। आरएस के लिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए। और जो स्टूडेंट यूपी, एमपी, बिहार व राजस्थान इनकी प्रिपरेशन को एक साथ में करना चाहते हैं तो वो मेरे रेफरल कोड 10VV के साथ में जो है उपयोग करके 1130 रुपये प्रति माह में जो है आसान किस्तों में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स हमारा मात्र 15 रुपये का है, और 2 साल का कोर्स जो हमारा मात्र 9 रुपये का है। तो ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है, किस्तों में जो है भुगतान आप यहाँ पर कर सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर अवेलेबल है, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। 1 साल का जो हमारा कोर्स है वो 7,000 रुपये का है, और उसमें आप 10VV का उपयोग करेंगे तो इससे आपको 10% कम हो जाएगा, और 700 रुपये कम होकर 6,300 रुपये में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो अभी वर्तमान में 14 महीने के लिए वैलिडिटी है। 2 साल का कोर्स जो है हमारा 8,400 रुपये का है, जो अभी प्रेजेंट में 27 महीने के लिए अवेलेबल है, और 7,560 रुपये में आपको अवेलेबल होगा ये कोर्स। 10% डिस्काउंट आपको 10VV रेफरल कोड से मिल जाएगा। तो आसान किस्तों में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न, संविधान सभा के सदस्य के प्रतिनिधि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत, और कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। संविधान सभा जो हमारी संविधान सभा थी उसके सदस्य जो थे क्या थे, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। संविधान सभा के जो है सदस्य प्रतिनिधि कौन थे इनमें से, तो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि की अगर हम यहाँ पर बात करूँ मैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? कब होता है संविधान सभा का पहला सत्र? 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, और 26 नवंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला सत्र जो है इनमें से कब होता है ये आप लोगों को बताना है। संविधान सभा का पहला सेशन यहाँ पर कब होता है, तो वो होता है हमारा यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? कौन से सन में यहाँ पर, कौन सी डेट को भारतीय संविधान सभा की स्थापना होती है? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, और 26 दिसंबर 1949। संविधान सभा की स्थापना जो है इनमें से कौन से सन में होती है, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को होती है। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो किस कारण से मुस्लिम लीग जो है यहाँ पर संविधान सभा का बहिष्कार करती है? मुस्लिम लीग संविधान
सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता थी। मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक संविधान सभा चाहता था और उपरोक्त सभी संविधान सभा के बहिष्कार करने का प्रमुख कारण क्या था यहाँ पर मुस्लिम लीग के द्वारा, ये आप लोगों को बताना है। उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह है आपका मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों के लिए एक अलग से संविधान सभा चाहता था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में, एक प्रतिनिधि जो है यहाँ पर कितनी जनसंख्या के अनुपात में होता है? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्तियों पर एक, 12 लाख व्यक्तियों पर एक और 15 लाख व्यक्तियों पर एक। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि जो है हमारे यहाँ पर 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि था। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता के द्वारा चुनी गई। दूसरा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तीसरा, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। और चौथा, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों के द्वारा चुनी गई। संविधान निर्मात्री सभा के बारे में आप लोगों से यहाँ पर कथन पूछा गया है। संविधान निर्मात्री सभा के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा यहाँ पर ये चुनी जाती है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, एम.एन. रॉय ने और जवाहरलाल नेहरू ने। तो इनमें से वे कौन है जो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान करते हैं? तो संविधान सभा को मूर्त रूप जो है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी जो है प्रदान करते हैं। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? प्रस्तावित मूल संविधान ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि और डी जो है उपरोक्त सभी। मूल संविधान में कितने सदस्यों का विभाजन होना निश्चित हुआ था यहाँ पर? तो ये जो है डी यहाँ पर सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार? 1922 में यहाँ पर सबसे पहले कौन जो है अपना इच्छा व्यक्त करते हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीयों का संविधान जो है मतलब कि वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए? तो वह महात्मा गांधी जी के द्वारा ये व्यक्त किया गया। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 में यहाँ पर संविधान सभा की मांग वयस्क मताधिकार के आधार पर कौन करता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? संविधान सभा के गठन की मांग जो है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू करते हैं 1938 में।
संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि जो है निर्वाचित होकर, तो कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि जो है उन 292 में से आते हैं? 195, 208, 225 और 235। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कितने कांग्रेस के प्रतिनिधि जो है यहाँ पर निर्वाचित होते हैं, ये आप लोगों से कांग्रेस के प्रतिनिधि की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 208 प्रतिनिधि जो है यहाँ पर कांग्रेस के होते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग के का प्रस्ताव के द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा और कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा के अनुसार, भारत की संविधान सभा जो है यहाँ पर किसके अनुसार गठित की जाती है, ये आप लोगों को हमारे भारत की संविधान सभा जो है यहाँ पर किसके द्वारा गठित की गई? साइमन कमीशन के प्रस्ताव के द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा और कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना जो है हमारे यहाँ पर सही आंसर। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का जो है गठन किया जाए? 1924 में यहाँ पर संविधान सभा के गठन की मांग कौन करता है, ये पूछा गया है। एम एन रॉय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का जो है गठन किया जाए? भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, तो ये यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा ये मांग की जाती है। संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति की नियुक्ति कब की जाती है? 29 अप्रैल 1947 को, 11 जून 1947 को, 29 अगस्त 1947 को और 16 दिसंबर 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति इनसे कब की जाती है? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है इनमें से कब की जाती है, तो ये की जाती है 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को यहाँ पर कौन प्रस्तुत करते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और आचार्य ये बी कृपलानी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर कौन प्रस्तुत करता है, ये आप लोगों को बताना है। उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर कौन प्रस्तुत करता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और जेपी कृपलानी। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पारित पेश करते हैं। संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इनमें से वे कौन थे जो संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस राधाकृष्णन। संविधान के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष जो है इनमें से कौन थे, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो संविधान के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष के बारे में अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष जो है यहाँ पर चुने जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने और गवर्नर जनरल ने। तो यहाँ पर भारतीय संविधान को कौन बनाता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान को जो है यहाँ पर कौन बनाता है?
सीधी सी बात है, आप लोग सभी लोगों को पता है, तो भारतीय संविधान को यहाँ पर भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव कौन रखता है? प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव यहाँ पर कौन रखता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष कौन रखता है, ये पूछा जा रहा है। तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है यहाँ पर रखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है इनमें से कौन थे? शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफी अहमद किदवई और बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है इनमें से कौन? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफी अहमद किदवई और बेनेगल नरसिंह राव। संवैधानिक सलाहकार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बी एन राव आपने नाम सुना होगा, बेनेगल नरसिंह राव, बी एन राव तो हमारा सही आंसर होगा। जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल के द्वारा नामित, राजनीतिक दलों के द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित और लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। इस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे, आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो उसके सदस्य जो है यहाँ पर विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित व्यक्ति थे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कौन प्रस्तुत? स्वराज पार्टी 1924 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में और सर्वदल सम्मेलन 1946 में। तो यहाँ पर सबसे पहले संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार कौन प्रस्तुत करता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए इसको लाइक जरूर कीजिए, आप शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो स्वराज पार्टी जो है सबसे पहले संविधान सभा की मांग के बारे में बात करती है 1924 में। संविधान पांडुलेखन समिति निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति ड्राफ्टिंग कमेटी की है। मोहम्मद सादुल्ला, जवाहरलाल नेहरू, ए के अय्यर और के एम मुंशी। तो संविधान जो है यहाँ पर पांडुलेखन समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी हम जानते हैं, का सदस्य कौन सा नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला, जवाहरलाल नेहरू, ए के अय्यर और के एम मुंशी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कौन प्रस्तुत करता है? तो ये हम बात कर चुके हैं यहाँ पर स्वराज पार्टी 1924 जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर। राष्ट्रीय जनता की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया 1948 में, 1950 में, जुलाई 1947 में और अगस्त 1947 में। जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में और अगस्त 1947 में। तो भारतीय राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को जो है यहाँ पर भारत की संविधान सभा के द्वारा कब ग्रहण किया जाता है? तो ये किया जाता है जुलाई 1947 में। राज्य के किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? तो राजस्थान का वो कौन सा स्थान है जहाँ पर काला संगमरमर निकाला जाता है? फैसलाना जयपुर, बेणेश्वर डूंगरपुर, फड़ौदी जोधपुर और देबारी उदयपुर। तो किस जगह पर जो है यहाँ पर आपका काला संगमरमर का पत्थर निकाला जाता है, ये जरूर बताएं आप लोग।
तो काले संगमरमर के पत्थर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बैसलाना जयपुर में निकाला जाता है। और उसके अलावा भी अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो संगमरमर का पत्थर आप लोगों को पता है तो राजसमंद में सर्वाधिक होता है। राजसमंद, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी व अजमेर का संगमरमर के पत्थर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो डोलोमाइटिक प्रकार का है। किस प्रकार का है वो? डोलोमाइटिक प्रकार का होने के कारण सफेदी उसमें कम मिलती है। और जैसे जैसे अशुद्धियां कम होती जाती है वैसे वैसे रंग कैसा होता जाएगा? सफेद होता जाएगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पर बात करें सफेद संगमरमर जो मकराना में मिलता है, तो सफेद जो संगमरमर है हमारा, उसमें अशुद्धियां नहीं है। उसमें अगर अशुद्धि की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसमें अशुद्धि जो है आपकी 0%। तो जैसे जैसे अशुद्धि कम होती जाएगी उसका रंग सफेद होता जाएगा और चमक भी उसके साथ ही साथ बढ़ती जाएगी। संगमरमर जो है सफेद संगमरमर से ही ताजमहल का निर्माण हुआ है, मकराना क्षेत्र में सर्वाधिक मिलता है। उसके अलावा सफेद जो है वो कैल्सिट टाइप का होता है। ये शेरवा पेरवा सिरोही, राजसमंद और मकराना नागौर में मिलता है। दूसरा हरा जो है सर्पेंटाइन प्रकार का होता है जो उदयपुर व डूंगरपुर में मिलता है। लाल जो है धौलपुर में, काला बैसलाना जयपुर में, गुलाबी उदयपुर के बाबरमल में, पीला जैसलमेर में, बादामी जोधपुर में, सतरंगी खादरा जो है यहाँ पर पाली से प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न जो था वो बैसलाना जो है काला संगमरमर से था। तो काला संगमरमर पत्थर हमको बैसलाना जयपुर से मिलता है। बाकी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं सफेद है, लाल है, हरा है, पीला है, काला है, गुलाबी है, बादामी है, सतरंगी है, वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर के पत्थर की किस्म क्या है? जो मकराना में हमको संगमरमर का पत्थर मिलता है उसकी किस्म जो है किस प्रकार की है? कैल्साइट, डोलोमाइट, सिलिशियम और मार्बोनाइट। लगभग जो है आपको 15 से 20 सेकंड का टाइम जो है मैं आपको यहाँ पर प्रश्न और ऑप्शन के साथ में देता हूँ, तो उसको आप जरूर देख लीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। तो मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर पत्थर की जो है यहाँ पर किस्म क्या है? तो संगमरमर की किस्म जो है यहाँ पर हमको मिलती है वो अभी हमने बात करी थी, अगर आप लोगों को पता है पिछली स्लाइड में हमने बात करी, वो हमारी है कैल्साइट। कैल्साइट प्रकार की हमको जो है किस्म हमको मिलती है मकराना में जो मिलता है। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर जो है सफेद संगमरमर जो है, सफेद संगमरमर जो है हमारा यहाँ पर कैल्साइट प्रकार का होगा। निम्नलिखित में से किसका निर्यात राजस्थान से नहीं किया जाता? तो इनमें से किसका निर्यात जो है यहाँ पर राजस्थान से नहीं किया जाता? जवाहरात, सीमेंट, मार्बल और खाद्यान्न। तो इनमें से वह कौन सी चीज है जिसका निर्यात हम राजस्थान से नहीं करते हैं? तो राजस्थान से नहीं करते हैं, तो राजस्थान से हम सीमेंट का निर्यात नहीं करते। ठीक है, बाकी जवाहरात का है, खाद्यान्न का है और मार्बल का, तीनों का निर्यात हम करते हैं, लेकिन हम सीमेंट का निर्यात नहीं करते। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। कौन सा खनिज पत्थर राज्य में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करता है? तो इनमें से वह कौन सा खनिज पत्थर है जो राजस्थान में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करता है? चुनाई का पत्थर, चूने का पत्थर, बालू पत्थर और संगमरमर पत्थर। सर्वाधिक विक्रय मूल्य जो है इनमें से कौन सा पत्थर अर्जित करता है, ये आप लोगों को बताना है। सर्वाधिक विक्रय मूल्य मतलब कि जो है बेचने पर जो है सबसे अधिक मूल्य इनमें से किसका होता है? तो आप लोगों को पता होगा, स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर संगमरमर जो है यहाँ पर थोड़ा महंगा है, तो संगमरमर से जो है सर्वाधिक विक्रय मूल्य हमको अर्जित होता है। निम्नलिखित में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी कौन से शहर को जाना जाता है? कौन सी जगह को जाना जाता है? सिरोही, उदयपुर, जालोर और जोधपुर। तो राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी के नाम से हम किसको जानते हैं? तो राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी जालोर है। और ग्रेनाइट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो विश्व में सबसे महंगा पत्थर जो नड़ता हमको जो है छप्पन की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर से प्राप्त होता है। और जालोर को हम किस नाम से जानते हैं? ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। काला ग्रेनाइट हमको कहाँ मिलता है? काला डेरा जयपुर से। पीला ग्रेनाइट पीथला जैसलमेर से। गुलाबी ग्रेनाइट जो है सिवाना बाड़मेर से। तो यहाँ पर ग्रेनाइट सिटी के नाम से जो कौन सा मशहूर है? तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से मशहूर है आपका जालोर।
काला ग्रेनाइट, पीला ग्रेनाइट और गुलाबी ग्रेनाइट मुख्य रूप से जो है हमको क्रमशः काला डेरा, पीतला व सिवाना। काला डेरा कहाँ पर है? जयपुर में है। पीतला कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और सिवाना कहाँ पर है? बाड़मेर। तो ये जरूर ध्यान रखें आप। काला ग्रेनाइट कहाँ मिलता है ये भी पूछा जा सकता है, पीला कहाँ मिलता है या गुलाबी कहाँ मिलता है। राजस्थान भारत में किस बहुमूल्य पत्थर के उत्पादन में एकाधिकार रखता है? तो राजस्थान जो है यहाँ पर भारत में किस बहुमूल्य पत्थर के उत्पादन में एकाधिकार रखता है? तांबड़ा, पन्ना, हीरा और उपरोक्त सभी। तो कौन सा बहुमूल्य पत्थर में एकाधिकार रखता है हमारा राजस्थान? तो ये तो ऑप्शन से भी आप एकदम इजीली एलिमिनेट एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन से अगर एलिमिनेट करने की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राजस्थान जो है यहाँ पर किस बहुमूल्य पत्थर, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, पन्ना और हीरा हमारे यहाँ पर है नहीं, तो तांबड़ा हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाए। तांबड़ा में जो है यहाँ पर हमारा राजस्थान जो है यहाँ पर एकाधिकार रखता है। राजस्थान में जामर कोटड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? जामर कोटड़ा जो क्षेत्र है हमारा वो कौन से खनिज से संबंधित है? सीसा व जस्ता, मैग्नीज, रॉक फास्फेट और चांदी। जामर कोटड़ा क्षेत्र इनमें से किस खनिज से संबंधित? तो जामर कोटड़ा आप लोगों को पता है काफी प्रसिद्ध है। जामर कोटड़ा हमारे किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध। तो रॉक फास्फेट की अगर प्रमुख खानों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जामर कोटड़ा अगर हम बात करें सबसे पहली चीज तो जामर कोटड़ा आपका कहाँ पर है? वो उदयपुर में। जामर कोटड़ा आपको कहाँ मिलता है? सबसे पहली बात तो उदयपुर में। दक्कन कोटरा, नीमच माता, बीसामल, बेलागढ़, भिंडर और जैसलमेर के बिरमानिया, लाठी शहर समूह, जयपुर में अचरोल में रॉक फास्फेट का प्रयोग यहाँ पर रासायनिक खाद बनाने में किया। तो रॉक फास्फेट का प्रमुख मुख्य रूप से किसमें उपयोग होता है? रासायनिक खाद बनाने में। तो रासायनिक खाद बनाने में हम यहाँ पर रॉक फास्फेट का उपयोग करते हैं। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? इनमें से कौन सा शहर है जो राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? कोटा, पाली, ब्यावर और भीलवाड़ा। तो कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर जो है यहाँ पर भीलवाड़ा कहलाता है। कौन कहलाता है? भीलवाड़ा जो है हमारे राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान ने 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? कृषिगत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना, कृषि में विनियोग संवर्धन का कार्य करना, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना और खाद्य भंडारण की सुविधाओं में वृद्धि करना। तो रिको जो है यहाँ पर 4 एग्रो फूड पार्क विकसित कर रहा है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो रिको के द्वारा जो है 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए, उसका प्रमुख उद्देश्य जो है यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। तो सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। रिको जो 4 औद्योगिक कृषि आधारित जो है उद्योगों का जो है यहाँ पर खाद्य पार्क जो है यहाँ पर विकसित करता है, वो कहाँ कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व कोटा। कोटा, बोरानाडा, जोधपुर में, गंगानगर व अलवर, जयपुर, कोटा, अलवर व जोधपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर व उदयपुर। तो किस जगह पर है ये हमारा यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। तो रिको जो है यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य पदार्थ खाद्य जो है पार्क विकसित करता है। वह हमको मिलता है कोटा में, बोरानाडा में, श्री गंगानगर में और अलवर में। तो कोटा में यहाँ पर अगर हम बात करें
तो पहला एग्रो फूड पार्क हमको यहाँ पर कोटा, रणपुर या राणपुर, कोटा में मिलता है। दूसरा बोरानाडा जोधपुर, तीसरा उद्योग विहार श्री गंगानगर, चौथा मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र मैट अलवर में, और पांचवा जो प्रस्तावित है वो निजी क्षेत्र का है झालावाड़ में। ठीक है, तो झालावाड़ में जो है निजी क्षेत्र का पहला जो है एग्रो फूड पार्क होगा, ये जरूर ध्यान रखिए आप। राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन जो है किस जिले में किया गया? राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन यहाँ पर कौन से जिले में किया जाता है? अलवर, अजमेर, उदयपुर और जयपुर। तो राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क जो है यहाँ पर अजमेर में विकसित किया जाता है। बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई जो है यहाँ पर कहाँ पर स्थापित की? तो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई जो है कहाँ पर स्थापित की है? रूपनगढ़ अजमेर में, जौटवाड़ा जयपुर में, टोंक में और श्री गंगानगर में। तो भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क की इकाई जो है इनमें से किस जगह पर स्थापित की? तो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क की इकाई जो है हम यहाँ पर जो स्थापित की गई है भारत सरकार के द्वारा, वह स्थापित की गई है रूपनगढ़ अजमेर। एक हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा रूपनगढ़ अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर और जयपुर में 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं। दूसरा, अन्य फूड पार्क ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अजमेर के किशनगढ़ के पार्क में विकसित किया जा रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पर सही है? सही बताना आप लोगों को। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना ही एक ना ही दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, या दोनों ही सही है या फिर दोनों ही सही नहीं है? तो रिको जो है हमारे यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए, आप लोगों को पता होगा, कोटा में, जोधपुर में, श्री गंगानगर में और जयपुर में नहीं करता। 4 तो करता है, लेकिन जयपुर की जगह कौन सा है वो? अलवर में करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो हमारा यहाँ पर सही है, अभी हमने बात करी थी रूपनगढ़। रूपनगढ़ जो है किशनगढ़ के पास में ही है, अजमेर। हिंदुस्तान मशीन टूल्स के द्वारा घड़ी संयोजन की इकाई स्थापित की गई। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स के द्वारा घड़ी संयोजन की इकाई इनमें से किस जगह पर स्थापित की गई है? सूरतगढ़, श्री गंगानगर, अजमेर और भिवाड़ी। हिंदुस्तान मशीन टूल्स के द्वारा यहाँ पर घड़ी संयोजन की इकाई जो है कहाँ पर स्थापित की गई है, ये आप लोगों को बताना है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स के द्वारा घड़ी संयोजन की इकाई यहाँ पर अजमेर में स्थापित की गई। 3 जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा अजमेर। वह कंपनी जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई। तो इनमें से वह कौन सी कंपनी है जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, द इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। वह कंपनी जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई है। इसकी स्थापना हम चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से करते हैं, वह कौन सी कंपनी है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो वह कंपनी है हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर। कौन सी कंपनी है वह? हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर। बिल्कुल सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर है। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित है? तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर हमको कांच उद्योग मिलता है? धौलपुर, डूंगरपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़। राजस्थान के कौन से जिले में हमको कांच उद्योग मिलता है, ये आप लोगों को बताना है।
तो कांच उद्योग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो हमको मिलता है यहाँ पर धौलपुर। ठीक है, ये जो प्रश्न है हमारे राजस्थान के एग्जाम्स में जो है हम बार-बार पूछते हैं हमको, और ये जो सीरीज है आपकी यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आए आप मुझसे यहाँ पर जो है पूछ सकते हैं। कमेंट जो आप लोग जो करेंगे, कमेंट का रिप्लाई मैं आप लोगों को ज़रूर करूँगा। और बाकी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर पूछ सकते हैं। और जब भी हमारी रेगुलर क्लास हो, लाइव क्लास की बात करूँ मैं 7:50 पीएम, आज भी होगी आपकी क्लास, तो वह होती है स्पेशल क्लास। और रात्रि 9 बजे इसी चैनल पर आपको मिलेगी यूट्यूब की क्लास, जिसमें हम टॉप 50 करंट अफेयर्स जो है आज की क्लास में करेंगे। बाकी रेगुलर आप जो है आपको यहाँ पर मिलती हैं 9 बजे, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 वीवी रेफरल कोड आप जरूर उपयोग में लें, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही अनअकैडमी में फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए भी आप इस कोड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।